हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का नियम डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ हमने होमवर्क भी दिया था आपको। ऑलमोस्ट सभी होमवर्क में सही बना रहे हैं, ठीक जा रहा है, समझ रहे हैं बातों को। एक दो मिस्टेक कर रहे हैं तो आइए उसको क्रॉस टैली भी कर लेंगे। कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया असाइनमेंट में, तो प्लीज़ अपना होमवर्क जरूर सबमिट किया करें। आइए लास्ट क्लास जो हमने होमवर्क दिया था, थोड़ा हम लोग उस पर पहले क्रॉस टैली कर लेते हैं। पहला था हमारा नगद मशीनर खरीदा। नगद मशीन खरीदा, ठीक, यानी परचेज मशीनरी इन कैश। तो आइए, हमने क्या कहा था, सबसे पहले इसको दो भागों में हमने दो अकाउंट इसका क्रिएट करना है। तो एक बताइए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बताइए, मशीन भी एसेट्स है इसलिए ये हो जाएगा रियल अकाउंट, और कैश भी आपका रियल अकाउंट, ठीक। मशीन खरीदा है तो मशीन आया होगा, तो बताओ मशीन क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश गया होगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है जी, चेक करते चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट वन, नंबर 2, सेकेंड था रोहन से नगद मिला। रोहन से नगद मिला, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। तो बताइए इसका दो अकाउंट, एक हो जाएगा रोहन्स अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। रोहन बताइए कौन सा अकाउंट, पर्सनल हो जाएगा, और कैश कौन सा हो जाएगा, वो आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, रोहन से नगद मिला है तो कैश आपके पास आया है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और रोहन देने वाला है इसलिए रोहन हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, लगभग सभी सही भी बनाए हैं, चेक कर लीजिएगा, और एक दो जिनका भी गड़बड़ हुआ है वो क्रॉस टैली कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था प्रकाश को भुगतान किया। तो नंबर 3, प्रकाश को भुगतान किया, यानी पेड टू प्रकाश। निश्चित रूप से भुगतान जो पेड हुआ है वो क्या पेड हुआ होगा, वो कैश ही हुआ होगा। तो इस आधार पे जब हम दो अकाउंट बनाएंगे तो एक हो जाएगा हमारा प्रकाश अकाउंट और एक हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। प्रकाश बताइए पर्सनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। बताइए प्रकाश को भुगतान किया, तो इस बार प्रकाश पाने वाला होगा, इसलिए प्रकाश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश हमारा गया होगा इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद था पॉइंट नंबर 4, हमने कहा किराया दिया। किराया दिया यानी रेंट पेड। ठीक है जी, बताइए दो अकाउंट, एक रेंट अकाउंट और दूसरा
कैश अकाउंट। रेंट बताइए नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। किराया दिया तो रेंट बताइए, वो एक खर्चे का सूचक है तो इसीलिए रेंट डेबिट होगा, और कैश गया होगा इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। बताइए, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी, डेबिट क्रेडिट करना अब आसान लग रहा होगा। तो लास्ट वन था हमारा नगद फर्नीचर बेचा, ये हो गया। तो आइए नेक्स्ट, नगद फर्नीचर बेचा। फर्नीचर सोल्ड इन कैश। आइए इसका बताइए, दो अकाउंट क्या बना है? तो एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट, कैश भी आपका रियल अकाउंट। बताइए अब ये जो फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर आया होगा कि गया होगा? वो तो गया, इसलिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश आया होगा इसलिए कैश हो जाएगा डेबिट। तो ये हमने कुछ 5 आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था करने के लिए। ठीक है जी, क्रॉस टैली कर लिया होगा, जिनका एक दो मिस्टेक था वो ठीक कर लिए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया वो जरूर सबमिट करें। चलिए आज हम लोग अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो मोटे मोटी सारे ट्रांजैक्शन हमारे नगद में हो रहे थे। चाहे हम माल खरीद रहे थे नगद में, चाहे हम बेच रहे थे नगद में, आ रहा था नगद, जा रहा था नगद। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो सारे लेन देन नगद में हो, क्या ये जरूरी है? नहीं, लेन देन आपके उधार भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा नगद और उधार ट्रांजैक्शन। तो एक हेडिंग डालिएगा, कैश ट्रांजैक्शन, या यूं लिख ले इसको, कैश तथा क्रेडिट लेन देन। कैश तथा क्रेडिट लेन देन। देखिए आपको पता है कि ये वर्ड जो कैश है, कैश का मतलब नगद से है, और ये जो वर्ड क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब उधार। तो पहले हेडिंग डालें कैश तथा क्रेडिट लेन देन। तो आज हम देखेंगे कि नगद के साथ साथ कुछ उधार लेन देन भी हो सकता है। तो यदि लेन देन उधार होता है तो उसकी जो आप अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा, जिस अकाउंटिंग से आप समझ सके कि ये नगद है या उधार लेन देन है। ठीक है जी, देखिए इस बात को समझाने के लिए आज हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल का मैं एक ही तरह के पैटर्न पे कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लाऊंगा। जैसे मैं एक लेन देन में तय करूंगा, हम मशीन को खरीदने बेचने की बात करेंगे। अब एक मशीन खरीदा बेचा जाएगा, अब अगर नगद हुआ तो क्या, उधार हुआ तो क्या, कैसे पहचाने नगद या उधार, उन सब ट्रांजैक्शंस को हम एक मशीन के ट्रांजैक्शन से दिखाते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आइए पहले उधार वर्ड तो सबको समझ में आता है कि हमने कुछ खरीदा या बेचा, लेकिन उसका भुगतान अगर हम अभी नहीं करते या नहीं प्राप्त करते हैं तो वो लेन देन कौन सा कहलाता है? उधार कहलाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं, हम नोट भी करते चलेंगे। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जाना पहचाना पहले एग्जाम्पल शुरू करते हैं, आज ही किया हम लोगों ने। नगद
मशीन खरीदा, नगद मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी इन कैश। आइए, बिल्कुल पता चल रहा है, वर्ड भी यूज किया गया है कि नगद खरीदे हैं, तो इसलिए बताइए ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये होगा हमारा कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब सबको समझ में आता है कि लेन देन होता है, तो मैं बार बार ये ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करूंगा ताकि आप इस वर्ड से वाकिफ हो जाए। तो ये है कैश ट्रांजैक्शन, और इसका एंट्री आप लोग जरूर जानते हैं। एक होगा मशीनरी अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। चूंकि मेन काम हमें डेबिट क्रेडिट करना है, इसलिए मैं अब ये रियल अकाउंट है, पर्सनल इस बात की चर्चा अब नहीं करेंगे, चूंकि वो अच्छी तरह जान चुके हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बताइए, नगद मशीन खरीदा तो मशीन आया होगा, तो ये डेबिट, और कैश गया होगा तो क्रेडिट। पहले नोट करें, नगद मशीन खरीदा में मशीन आया तो मशीन डेबिट, दूसरा कैश अकाउंट क्रेडिट। और ऐसे ट्रांजैक्शन में लास्ट भी किए, होमवर्क में दिया था, उसी वही वाली बात रिपीट कर रहा हूं। चलिए, हो गई नोटिंग। आइए अब देखें हम एग्जाम्पल नंबर 2। राम से उधार मशीन खरीदा, यानी इंग्लिश में बात करें परचेज मशीनरी फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो बताइए, क्रेडिट वर्ड आ गया है, तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि ये लेन देन कैसा होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। लिखते चलिएगा कि हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो देखिए, एक बात ध्यान देंगे आप कि जब हम नगद में लेन देन करते हैं तो जरूरी नहीं होता ये बताना कि वो किस पार्टी से लेन देन किया है, लेकिन यदि उधार लेन देन होता है तो सामान्यतः उसमें पार्टी का नाम भी जरूर लिखा जाएगा कि वो लेन देन हुआ किससे है। क्यों? तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि उससे पैसा वसूलना होगा या पैसा देना होगा हमें। तो उधार लेन देन में आप देखेंगे सामान्यतः कि जिस पार्टी से वो लेन देन होता है वो जरूर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन नगद में जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पैसा मिला, माल बेचा, या हमने कुछ खरीदा और पेमेंट कर दिया, तो फिर पेमेंट हो चुका है तो फिर केस खत्म, हमें जरूरत नहीं है उसको याद रखने के लिए। इसलिए नगद में हो सकता है पार्टी का नाम हो या हो सकता है ना भी हो, लेकिन उधार में जरूर पार्टी का नाम होगा। तो देखिए, अभी हमने जो उधार माल खरीदा तो हमने उधार मशीन खरीदा तो हमने उसमें राम का नाम डाल दिया है, क्योंकि उधार लेन देन है तो पार्टी का नाम दिया हुआ है। अब ऐसे लेन देन को हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो जरा देखिए ध्यान से। पहला लेन देन आप देख रहे हैं जो उधार हो रहा है, तो सबसे पहले हमने कहा कि 2 अकाउंट तय करना होगा आपको। अब वो 2 अकाउंट कैसे तय होगा, कौन कौन होगा, ये ध्यान से देखिए। एक तो पहला मशीन आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट। दूसरी तरफ जैसे पहले हम लिखते थे कैश अकाउंट, क्या हमें कैश लिखना चाहिए? नहीं, नगद तो आया ही नहीं है, नगद तो गया ही नहीं है, इसलिए कैश का ना आना हुआ ना जाना हुआ, तो फिर कैश वर्ड तो यहां आएगा ही नहीं। तो कैश की जगह अगर उधार है तो पार्टी का नाम लिख दिया जाता है, और पार्टी कौन है? राम है, तो राम्स अकाउंट।
तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर लेन देन उधार होगा तो कैश अकाउंट की जगह आप क्या करेंगे, पार्टी का अकाउंट लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट और राम्स अकाउंट। ठीक है जी। अब बताइए कौन डेबिट क्रेडिट पर, मैं टाइप्स में चूंकि आप जान चुके हैं, मशीनरी रियल अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है। अब बार बार उस चर्चा को आगे हम बढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, तो यहीं पे देखिए मशीन खरीदा है तो मशीन तो आया, और यहां पे राम बताइए मशीन देने वाला हुआ, पैसा तो उसको मिला नहीं, मशीन देने वाला हुआ, और इस बेस पे मशीन अकाउंट डेबिट और राम्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब अगर सिंपल तरीके से बात करें तो हमने क्या समझा कि यदि लेन देन उधार होता है तो हम कैश अकाउंट की जगह पार्टी का नाम लिख देते हैं, पार्टी अकाउंट खोल देते हैं। कैश अकाउंट की जगह पार्टी अकाउंट खोल देते हैं। जैसे यहां अगर नगद हुआ था तो मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट हुआ था, लेकिन जैसे ही उधार हुआ तो मशीन अकाउंट कैश की जगह पार्टी का अकाउंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे पहले अच्छे से। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूंगा। राम से मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में हमने लिया था राम से उधार मशीन खरीदा, एग्जाम्पल 3 में लिया राम से मशीन खरीदा। थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इस ट्रांजैक्शन में पहले हमें यह तय करना है कि ये नगद खरीदा या उधार खरीदा। इन्होंने ये लिख दिया राम से मशीन खरीदा। अगर नगद खरीदा होगा तब तो हमें कैश अकाउंट लेना होगा, लेकिन उधार खरीदा होगा तो पार्टी का अकाउंट होगा। इस लेन देन में ये बात तो क्लियर ही नहीं है कि नगद या उधार, तो पहले तो हमें यही तय करना होगा कि ये लेन देन नगद या उधार। तो इसी बात को ध्यान से फिर समझे कि यदि लेन देन में पार्टी का नाम दिया हो और यह स्पष्ट ना हो कि लेन देन नगद है या उधार, तो उसे उधार माना जाएगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि यदि लेन देन में पार्टी का नाम दिया हो और यह स्पष्ट ना हो कि लेन देन नगद है या उधार, तो उसे उधार माना जाएगा। क्योंकि उसका लॉजिक मैंने आपको अभी भी बताया कि हम पार्टी का नाम तब तक याद रखते हैं जब तक बात उधार हो। पैसा मिल गया बात खत्म, पैसा दे दिया बात खत्म। तो आइए इसको बताइए हम क्या माने, उधार। तो यहां लिख लीजिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और यदि तय हो गया क्रेडिट तो अभी सीखना आपने, फिर क्या करेंगे, एक तरफ तो मशीनरी अकाउंट होगा ही और दूसरी तरफ बताइए कैश की जगह कौन सा, राम्स अकाउंट। बताइए मशीन आया है तो मशीन डेबिट और राम्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो आइए एक छोटा सा यहां पे नोट लिखेंगे आप लोग। यदि लेन देन, बताइए लेन देन को फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम
दिया हो तथा यह स्पष्ट न हो कि लेन देन नगद हुआ या उधार, तो यह माना जाएगा कि लेन देन उधार हुआ है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए जरूर ध्यान में रखेंगे, नोट को अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल, फोर, देखिए ध्यान से। राम से नगद मशीन खरीदा, यानी परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश। अब देखिए फिर इसमें क्या फर्क है। तो इसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, लेकिन साथ में ये बताया कि नगद मशीन खरीदा है। तो अभी अभी हमने ये देखा कि एग्जाम्पल 1 पहले शुरू से देखें तो देखिए एग्जाम्पल 1 में हमने लिख दिया था नगद मशीन खरीदा। एग्जाम्पल 2 में हमने क्लियर किया था राम से उधार मशीन खरीदा। एग्जाम्पल 3 में हमने कहा था राम से मशीन खरीदा, ये क्लियर नहीं था नगद या उधार, तो हमने कहा पार्टी का नाम दिया हो और ये स्पष्ट ना हो कि लेन देन नगद या उधार, तो उसको उधार माना जाएगा। लेकिन इसमें देखिए पार्टी का नाम दिया हुआ है, लेकिन साथ में स्पष्ट कर दिया कि नगद खरीदा गया है। तो बताइए क्या अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कि लेन देन उधार है या नगद? कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी स्पष्ट है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, नगद है। तो इसलिए बताइए इसको क्या लिया जाएगा? इसको कैश ट्रांजैक्शन में लिया जाएगा। इसको कैश ट्रांजैक्शन में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट है कि नगद है। यदि स्पष्ट ना होता तब मैं कहता कि पार्टी का नाम दिया हुआ है, तब हम उसको उधार माने, लेकिन जब ट्रांजैक्शन स्पष्ट हो ही गया है तो फिर तो इसको कैश माना जाएगा। अब कैश माना जाएगा तो अब सबसे पहला सवाल अब हमारा ये है कि भाई इसमें 2 अकाउंट कौन सा खुलेगा। मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि हर लेन देन के सिर्फ 2 पक्ष होंगे, ना वो 3 हो सकता है ना 1 हो सकता है। अब यहां 2 पक्ष किसको लिया जाए? तो देखिए एक तो हम मशीनरी अकाउंट लेंगे हर बार की भांति, लेकिन दूसरा कौन ले? तो यहां पे देखिए ट्रांजैक्शन में 2 दिख रहा है कि सर राम भी दिख रहा है और कैश भी दिख रहा है, तो फिर किसी एक को लेना होगा, 3 तो हो नहीं सकता है। अब इन दोनों में से किसको ले? तो मैंने कहा ना उधार जब तक है तब तक पार्टी को याद रखना है, जब कैश आ गया है और ऑप्ट करना है तो बताइए किसको चुनना चाहिए? इसमें से कैश को चुनना चाहिए, पार्टी को आप भूल सकते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखें कैश अकाउंट, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप देखिएगा अगर फैमिली में बिजनेस है, आप पापा को देखते होंगे, यदि वो माल उधार बेचते होंगे तो पार्टी का नाम याद रखते होंगे, खाता में लिख लेते होंगे इससे पैसा लेना है। कहीं से उधार आया तब भी वो लिखते होंगे भाई उसको चुकाना है, कितना चुकाना है। लेकिन अगर नगद में आया तो फिर बताइए पार्टी का नाम लिखने की जरूरत है?
कोई भी आया उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए नगद हुआ है तो इसलिए यहां पे पार्टी को भूल जाइए, कैश को ले लीजिए। तो दो अकाउंट कौन सा होगा? मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। आइए डेबिट क्रेडिट में कर ले बात, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो एक ही तरह के ट्रांजेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए, सारे वैरायटी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इस बार मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब फिर ये लेन देन स्पष्ट नहीं बता रहा कि ये नगद है या उधार, तो हम इसे क्या माने? तो देखिए अभी हमने पढ़ा, उससे लॉजिक से आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आप खुद भी जवाब दे सकते हैं कि यदि पार्टी का नाम दिया होता तो हम उधार मान लेते, लेकिन पार्टी का नाम नहीं दिया तो फिर बताइए, यदि पार्टी का नाम नहीं दिया तो निश्चित वो लेन देन नगद हुआ होगा, तभी तो हम पार्टी को भूल गए हैं। तो इसीलिए ये लेन देन कैश माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, ये लेन देन कैश माना जाएगा। बताइए समझ आ रहा है? क्यों? पार्टी का नाम नहीं है तो निश्चित नगद हो गया होगा, तभी तो हम पार्टी को भूल गए। और जैसे ही तय हो गया कि ये कैश है तो दो पार्टी कौन कौन, सॉरी दो अकाउंट कौन कौन? एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। मशीनरी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। देख लीजिए, तो यहां पे क्या था कि यदि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ हो तो हम ये मानेंगे कि वो नगद हुआ है। यदि पार्टी का नाम दिया हो, स्पष्ट ना हो तो उधार, यदि पार्टी का नाम नहीं दिया तो फिर उसको नगद माना जाएगा। तो एक छोटा सा नोट यहां भी लिखिए, नोट लिखें, यदि ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो यह माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन नगद में यानी कैश हुआ है। और जैसे ही ये तय हो जाएगा नगद है, कैश है, तो आप यहाँ पे अकाउंट तय करना आसान हो जाएगा कि कैसे अकाउंट लेंगे। तो बताइए 5 एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा अलग अलग और बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस के वैरायटी को कवर करता है। पांचों समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लेन देन में आपको ये पहचानना होगा कि लेन देन नगद हुआ या उधार, और उसी के हिसाब से आपको अकाउंट करना होगा, अकाउंटिंग करनी होगी। ठीक है जी। तो आइए, ये था एक कॉन्सेप्ट। एक आज हम नई बात करेंगे, एक वर्ड को, इसको नोट कर लिया सभी ने? पहले ध्यान से नोट कर ले इसे। हो गया? चलिए आइए, आज एक वर्ड हम लोग सीखेंगे। हेडिंग डालिएगा फिर से। वर्ड है
गुड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग माल। गुड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, माल। देखिए किसी भी व्यवसाय में माल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, खासकर ट्रेडिंग कंसर्न हुआ तो। ट्रेडिंग का मतलब हम व्यापार, दो तरह की बात होती है, एक हम होता है सर्विस देते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सर्विस दे रहा हूं, और एक होता है बिजनेस करते, व्यापार करना, जिसको ट्रेडिंग कंसर्न बोलता है। उसमें बताइए ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, माल खरीद कर माल बेचा जाता है। तो बिजनेस में गुड्स का, जिसको हिंदी में बोलते हैं माल का, बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि गुड्स होता क्या और उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो वर्ड गुड्स क्या होता है, तो सबसे पहले जान ले कि गुड्स कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल चीज है। गुड्स कुछ भी हो सकता है। ये गुड्स, ये पेन भी हो सकता है आपका, गुड्स ये हमारा मोबाइल भी हो सकता है, गुड्स हमारा ये कैलकुलेटर भी हो सकता है, गुड्स हमारा प्रोजेक्टर भी हो सकता है, गुड्स कुछ भी हो सकता है, आपका फर्नीचर वगैरह कुछ भी गुड्स हो सकता है। गुड्स और एसेट्स में एक बारीकी सा डिफरेंस होता है। देखिए गुड्स का मतलब वो होता है कि कोई भी वस्तु यदि आप खरीदते हैं बेचने के लिए, आप उस वस्तु का बेचने का व्यवसाय करते हैं, तो वो गुड्स हो जाता है। जैसे ये कैलकुलेटर है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये एसेट्स है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बेचता नहीं हूं, मैं अपने यूज करने के लिए इसको खरीदता हूं, तो इसके लिए मेरे लिए एसेट्स है। ये मोबाइल मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। लेकिन एक मोबाइल के दुकानदार के लिए बताइए, ये मोबाइल के दुकानदार के लिए ये गुड्स कहलाएगा। बताइए समझ आ रही है गुड्स का मतलब? तो गुड्स क्या है, हम लोग ढूंढने चले जाते हैं कि हाँ स्पेशल कोई गुड्स क्या होता है, तो कहता है गुड्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, बस अगर हम उसको बेचने के लिए खरीदते हैं तो। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ये हमारे क्लासरूम का फोटो। अब इस क्लास में यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, यहां पे ये पंखा लगा हुआ है, ये बच्चे चेयर्स पे बैठे हुए हैं। अपने 11th क्लास का फाइनल टेस्ट एग्जाम हो रहा है, उसी का पिछले बैच का, वही ये फोटो है आपका। अब बताइए ये एसी, ये पंखा, ये चेयर, ये बताइए ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये सब मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि मैं भाई खरीदता हूं, बेचने के लिए नहीं खरीदता, मैं यूज करता हूं, तो ये सब मेरे लिए एसेट्स हो गया। लेकिन वही देखिए ये भी, यहां भी एसी है, ध्यान से देखिए, यहां भी ये एसी, ये सब क्या है, ये एसी है। ये एक एसी की दुकान की फोटो है, इस दुकान में एसी बिकता है। अब बताइए ये जो एसी है इनके लिए क्या कहलाएगा? इनके लिए ये गुड्स कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इनका गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसी ये भी खरीदे हैं, लेकिन ये बेचने के लिए खरीदे हैं, इसका व्यवसाय करते हैं, तो इनके लिए गुड्स हो गया। मेरे लिए वो एसी क्या था? एसेट्स था, लेकिन इनके लिए बताइए वो एसी क्या हो गया? गुड्स हो गया। उसी तरह देखिए ये चेयर, बताइए ये चेयर, ये एक रॉयल फर्नीचर की दुकान है, ये मेरे क्लास में भी चेयर है, वो चेयर मेरे लिए बताओ क्या है? एसेट्स है। लेकिन ये चेयर की दुकान पे चेयर, बताइए क्या होगा? ये गुड्स है। क्यों गुड्स है? क्योंकि ये चेयर बेचने का काम करते हैं। तो कोई भी वस्तु जो खरीदा जा रहा है बेचने के लिए, अपने व्यवसाय में बेचने के लिए वो खरीदते हैं, तो वो गुड्स कहलाता है। समझ आ रही बात? तो आइए जरा हम लोग गुड्स की बात कर रहे थे, तो गुड्स को 2 लाइन लिख लीजिए। देखिए गुड्स, या हिंदी से ही शुरू करते हैं, माल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड्स। आगे मैं गुड्स वर्ड यूज करूंगा,
अकाउंट में मैंने कहा कि चूंकि अकाउंटिंग इंग्लिश में होती है तो अंग्रेजी वाला वर्ड सब जरूर ध्यान में रखें। गुड्स का तात्पर्य ऐसे वस्तु से है जिसे व्यवसाय में बेचने के लिए खरीदा जाता है। लिख लीजिए, माल का तात्पर्य ऐसी वस्तु से जिसे व्यवसाय में बेचने के लिए खरीदा जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि अर्थात जिस वस्तु का व्यवसाय करते हैं वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो लिख ले, अर्थात जिस वस्तु का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस। कॉमा वह गुड्स कहलाता है। तो देखिए गुड्स वर्ड समझ में आ रहा है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कभी फर्नीचर को गुड्स ले लेता है, कभी फर्नीचर को एसेट्स ले लेता है। तो हमने कहा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप उसका व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए गुड्स है, और यदि वो आप अपने यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए खरीदते हैं तो वो आपके लिए संपत्ति, एसेट्स बन जाता है। खैर, ये तो हो गया गुड्स का मीनिंग, मतलब। लेकिन अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में जो गुड्स वर्ड है उसकी अकाउंटिंग थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसमें अलग अप्रोच लगाया गया है। चलिए पहले उसको देखते हैं। ये हो गया नोटिंग, तो आइए आगे देखिए। ठीक है, पहले नोट कर ले, फिर ध्यान से समझेंगे हम लोग। वर्ड गुड्स को अकाउंटिंग में चार भागों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3 और ये 4। ध्यान से पहले नोट कर लीजिए, फिर समझेंगे कि गुड्स में जो आपका गुड्स अकाउंट होता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट हुआ, जैसे आपका राम अकाउंट हुआ, जैसे कैश अकाउंट हुआ, वैसे ही गुड्स अगर खरीदेंगे या बेचेंगे तो गुड्स अकाउंट होगा। लेकिन कहता है गुड्स अकाउंट हम लोगों के लिए लिखना वर्जित है, ये नहीं लिखा जाता। गुड्स अकाउंट की जगह कहता है कि जब माल या यूं लिखे इसको, गुड्स खरीदने पर, खरीदना का मतलब क्या होता है? परचेज। खरीदने पर कहता है कि इसको परचेज अकाउंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? परचेज अकाउंट। आप गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। गुड्स अकाउंट जब खरीदा जाएगा गुड्स तब उसको लिखिएगा परचेज अकाउंट। ठीक इसी तरह जब गुड्स बेचने पर, बेचना का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल। खरीदना का मतलब परचेज। तो जब गुड्स बेचा जाएगा तो बेचने पर लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। यानी होता है ना, गुड्स तेरे कई नाम, जैसे भगवान तेरे कई नाम होते हैं, वैसे गुड्स तेरे कई नाम। व्हेन गुड्स परचेज इट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट, व्हेन गुड्स सेल इट इज कॉल्ड सेल्स अकाउंट। ठीक है जी।
आगे बढ़िए। ठीक इसी प्रकार कई बार माल अगर हम खरीदें और उसमें कुछ ना पसंद आए या डिफेक्ट हुआ तो हम उसको वापस भी करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रय वापसी। खरीद कर कुछ वापस किया उसको बोलते हैं क्रय वापसी, अंग्रेजी में बोला था परचेज रिटर्न। तो गुड्स की क्रय वापसी करने पर, क्रय वापसी करने पर इसको बताइए क्या अंग्रेजी में बोलेंगे हम? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में बताइए गुड्स का ही आना जाना होगा, तो इसका अकाउंट का नाम दिया जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो देखिए है सब गुड्स ही, लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे हम। गुड्स की जगह बताइए क्या लिखेंगे? तो खरीदने पर परचेज अकाउंट, बेचने पर सेल्स अकाउंट, और अगर क्रय वापसी हुई है, परचेज रिटर्न हुआ, तो उसको लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक इसी प्रकार के लास्ट गुड्स की विक्रय वापसी होने पर, विक्रय का मतलब माल हमने बेचा और बेचने के बाद हमने, हो सकता है उसको कुछ माल पसंद ना आए हो या डिफेक्टिव हो, तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेरा रिटर्न आ गया, तो उसको सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी बोला जाएगा। तो गुड्स की विक्रय वापसी, विक्रय वापसी होने पर इसको बताइए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो इसको हम लोग बताइए क्या अकाउंट का नाम देंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो देखिए गुड्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर है तो स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जब हम फर्नीचर खरीदें या फर्नीचर बेचें, असेट्स हमारा, तो हम फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट ही लिखते हैं, लेकिन गुड्स के लिए जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट और जब हम बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए गुड्स किसी भी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और एक दिन में सैकड़ों बार गुड्स को बेचा जाता और खरीदा जाता। काम ही वही करते हो, खरीदे, बेचे, कुछ वापस हुआ, कुछ वापस किए, इसी का तो व्यवसाय चल रहा है। रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, बार बार ये ट्रांजेक्शन होता है। तो ये हमारे सुविधा के लिए ही कि थोड़ा स्पष्ट हो, हर जगह अगर गुड्स अकाउंट लिखा जाएगा, खरीदने पर भी गुड्स अकाउंट, बेचने पर भी गुड्स अकाउंट, क्योंकि हो तो रहा है गुड्स ही का, वापसी पे भी गुड्स अकाउंट, तो हम खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुड्स अकाउंट कौन सा वाला है, परचेज वाला गुड्स अकाउंट है, सेल्स वाला गुड्स अकाउंट है। आप अगर फर्नीचर, जैसे मैंने अपने क्लास में फर्नीचर खरीदा, क्या मैं डेली खरीदूंगा? नहीं, एक बार खरीद लिया, सालों साल वही चलता रहेगा। लेकिन गुड्स तो बताइए डेली खरीदा और बेचा जाता है, कई बार ट्रांजेक्शन होते हैं, कईयों के साथ ट्रांजेक्शन होते हैं। तो थोड़ा स्पष्ट रहे, पता रहे, तो कम से कम उसको ये तो पता रहे कि ये परचेज वाला गुड्स है या सेल वाला है। तो इसका आसान तरीका ढूंढा गया कि उनका अलग अलग नामकरण कर दिया गया कि हाँ, ये परचेज वाला को परचेज अकाउंट बोलो, सेल्स वाला को सेल्स अकाउंट बोलो, परचेज रिटर्न वाला को परचेज रिटर्न अकाउंट बोलो, और सेल्स रिटर्न वाले को सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलो। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है बात? तो इसी तरह से जैसे कि सिंपली हमें इजीली समझ में आ जाए कि हाँ हमने खरीदा है या बेचा है, तो उसको गुड्स अकाउंट की जगह हमने नाम रख दिया परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जब भी ये कराता हूं, कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि सर तो फर्नीचर खरीदने पे भी परचेज अकाउंट, मशीनरी खरीदने पे भी परचेज अकाउंट, बेचने पे सेल्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? तो स्पष्ट जवाब ध्यान से सुन लीजिए कि वो बार बार नहीं खरीदा जाता कोई भी संपत्ति, एक आध बार साल में ट्रांजेक्शन हो, महीना 2 महीना में, लेकिन गुड्स रिपीटेटिव बार ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि हम व्यवसाय उसी का करते हैं। तो इसमें थोड़ा सुविधा हो, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ये 4 नाम दे दिए गए हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार आइए इसको एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे एग्जांपल, एग्जाम्पल 1 ने कहा राम से माल खरीदा। आज ही हमने देखा था कि राम से मशीन खरीदा, और हमने अब क्या लिख दिया? माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम
राम। अब ध्यान से इसके अगर हम लेन देन की बात करें तो नॉर्मली अगर आप पहले के हिसाब से चलें तो बताइए गुड्स एक हो जाएगा आपका, नोट नहीं करेंगे जरा रुक जाइए, गुड्स अकाउंट, और एक बताइए नगद या उधार। ऐसे बात नहीं कि पहले वाली बात भूल जाए, आज ही पढ़ा है, राम से माल खरीदा इस लेन देन को उधार माने या नगद माने? निश्चित रूप से ये उधार। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ और ये स्पष्ट नहीं है कि नगद या उधार, तो इसको उधार माना जाएगा। उधार मानने का मतलब यहां आ जाएगा राम्स अकाउंट। हाँ जी, ये होना चाहिए था। गुड्स आया है मेरे पास इसलिए डेबिट, और गुड्स और देने वाला राम है, जो कि राम से माल खरीदा तो देने वाला राम है इसलिए राम क्रेडिट। ये होना चाहिए था अभी तक जो हमने पढ़ा उस बेस पे। मशीन था तो मशीन अकाउंट हो जाता, फर्नीचर था तो फर्नीचर अकाउंट, इस बार गुड्स है तो गुड्स अकाउंट। लेकिन हमने अभी देखा कि थोड़ा स्पष्ट है, इसलिए गुड्स खरीदने पर गुड्स अकाउंट मत लिखो। क्या लिखो? उसके लिए परचेज अकाउंट लिखो। तो इसलिए बताइए यहां पे क्या गलती हो रही है? ये गुड्स अकाउंट यहां पे नहीं होगा, और इसकी जगह यहां पे बताइए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। केवल गुड्स के केस में, जब गुड्स खरीदेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट। थोड़ा और स्पष्ट कर दे, परचेज का PURCHASE, परचेज अकाउंट। बाकी डेबिट क्रेडिट क्लियर है, समझ आ रही है बात? हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, एक यह बात भी ध्यान रखिएगा कि चाहे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, टाइप्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अकाउंट माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए माल खरीदते हैं तो खर्चा होता है, और जब बेचकर लाभ कमाते हैं या हानि होती है। व्यवसाय इसी का, तो खरीदने पर खर्चा और बेचने पर लाभ हुआ तो ये लाभ हानि का सूचक होता है, इसलिए ये सबको किस में रखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये खूब आता है कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट, तो याद रखिए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, ये सब कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़िए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, नगद माल बेचा, ठीक, सोल्ड गुड्स, या गुड्स सोल्ड इन कैश। बताइए दो अकाउंट क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, एक हमारा कैश अकाउंट और दूसरा गुड्स अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन फिर बताइए हमने क्या कहा कि नहीं ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? सेल्स अकाउंट। बेचने पर सेल, नगद माल बेचे होंगे तो कैश आया होगा तो कैश डेबिट, और माल गया होगा तो माल की जगह ही सेल्स है ये क्रेडिट। बाकी सब नियम वही है, बस मैं क्या कर रहा हूं? गुड्स की जगह परचेज या सेल वर्ड यूज कर रहा हूं। नोट कीजिए इसको। हो गया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, राम को माल वापस किया। इसका मतलब कि हमने जो माल खरीदा था राम से उसमें से कुछ माल वापस हुआ। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं परचेज रिटर्न टू राम। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसके दो अकाउंट, राम को माल वापस किया, इसको यू भी लिख सकते थे यहां, गुड्स रिटर्न टू राम, और ज्यादा स्पष्ट होगा। गुड्स
रिटर्न टू राम, राम को वापस किया गया। तो पहले तो ये देखिए, राम को वापस कर रहे हैं तो निश्चित खरीदा हुआ माल वापस हुआ होगा। किसी से वापस आएगा तो इसका मतलब बेचा हुआ माल वापस आएगा। लेकिन अगर आप उसको वापस कर रहे हैं तो खरीदा हुआ वापस करेंगे। तो देखिए यहीं पे अब एक तरफ तो राम से अकाउंट हो जाएगा और दूसरी तरफ गुड्स की जगह बताइए कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ आई बात? अब बताइए कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो राम को माल वापस किया तो इस बार माल पाने वाला कौन होगा, इस बार माल पाने वाला राम होगा, इसलिए राम को डेबिट, ये पाने वाला होगा। और आपका माल बताइए आया कि गया, तो वापसी करेंगे तो माल इस बार गया होगा और इसलिए परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है, याद रखें ये बात। कैसे? क्योंकि माल इसमें जा रहा है। ठीक है जी। आइए लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। मोहन से माल वापस आया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन। अब देखिए मोहन से माल वापस आया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने मोहन को माल कभी बेचा होगा और वो वापस किया है, आपके पास माल वापस आया। तो दिस इज द केस ऑफ सेल्स रिटर्न। ये किसका केस हो गया, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न का। तो इसमें बताइए क्या लिखेंगे। तो एक तो मोहन अकाउंट पार्टी होगा, क्योंकि बताइए क्या ये नगद है, तो ये बात हम लोग आज ही सीख चुके हैं। कहीं भी स्पष्ट ना हो कि नगद या उधार और पार्टी का नाम दिया हो तो उसको क्या मानेंगे, उधार, और उधार मानेंगे तो पार्टी का नाम लिखेंगे, मोहन से अकाउंट। और दूसरी तरफ गुड्स की जगह बताइए क्या लिखेंगे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बताइए इस बार सेल्स रिटर्न में माल आया हो गया, तो सेल करते हैं तब माल जाता है, रिटर्न में तो वापस आया होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न बताओ क्या हो जाएगा, डेबिट। और मोहन इस बार देने वाला है, इसलिए मोहन हो जाएगा क्रेडिट। तो ये थी कुछ कहानी हमारी गुड्स की। ठीक है जी। तो चलिए आइए इसी बेस पे हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको। कुछ आप ऐसे ही ट्रांजैक्शन को बना के लाएंगे। नोट हो गया? तो आइए देखिए, होमवर्क, वैसे ही होमवर्क है। निम्नलिखित लेन देन का डेबिट और क्रेडिट निर्धारित करें। देखिए नंबर 1, बहुत से ट्रांजैक्शन अब आप कवर कर चुके हैं, नगद उधार सब तरह का। सोहन से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। नंबर 2, नगद माल बेचा, goods sold in cash. नंबर 3, माया को
माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू माया। नंबर 4, सोहन को नगद भुगतान किया। कैश पेड टू सोहन। ठीक है जी, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। सब लेन देन का वैसे ही डेबिट क्रेडिट आपको निर्धारित करना है। हो गई नोटिंग? चलिए आइए नेक्स्ट, नंबर 5, माया से नगद प्राप्त किया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम माया। नंबर 6, कंप्यूटर खरीदा, परचेज कंप्यूटर। नंबर 7, वेतन दिया, सैलरी पेड। नंबर 8, किराया दिया, रेंट पेड। देखिए ये 8 ट्रांजैक्शन, बस इस 8 ट्रांजैक्शन का आप लोग डेबिट क्रेडिट करके होमवर्क में जरूर अपने असाइनमेंट में डालें। ठीक है जी, फिर हम लोग कुछ गड़बड़ी होगी तो आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास क्लियर करेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो आगे नई बात की जाएगी। चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।